कभी सोचा है कि हम सब यहां आए कैसे? मतलब एक ऐसा ग्रह जो सिर्फ धूल और चट्टानों से भरा था, उस बंजर जमीन पर जिंदगी की पहली चिंगारी आखिर जली तो जली कैसे? चलिए, आज विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की पड़ताल करते हैं, जीवन की उत्पत्ति। यही वो सवाल है जो आज भी सबको चौंका देता है। बिना जान वाली चीजों से जानदार चीजों की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिक भाषा में इसे एबायोजेनेसिस कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है बिना जीवन के जीवन का शुरू होना। ये एक ऐसी पहेली है जिसकी परतों को आज हम एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जांच को शुरू किया जाए। हमारी ये जांच हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगी। सबसे पहले हम समझेंगे ये रहस्य असल में है क्या। फिर हम दो बड़े सुरागों को देखेंगे, एक है आदिम सूप और दूसरा गहरे समुद्र की भट्ठी। इसके बाद हम वैज्ञानिकों के बीच चल रही एक बड़ी बहस को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि क्यों ये मामला आज भी साइंस के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें तथ्यों को साफ करना होता है। जब भी जीवन की उत्पत्ति की बात होती है तो अक्सर एक बहुत पुरानी और गलत धारणा स्वतः जनन के साथ आज की साइंटिफिक थ्योरी को मिला दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, सदियों तक तो लोग यही मानते थे कि जिंदगी बस यूं ही अपने आप पैदा हो सकती है, जैसे कि कीचड़ से मेंढक निकल आए या सड़ते हुए मांस से मक्खियां। इसको कहते थे स्वतः जनन। लेकिन फिर, जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, साइंटिस्ट ने इस आइडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 1668 में फ्रांसिस्को रेडी ने एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दिखाया कि भाई, अगर मक्खियों को मांस से दूर रखो तो कीड़े पैदा ही नहीं होते। और फिर 19वीं सेंचुरी में आए लुई पाश्चर, जिन्होंने अपने शानदार एक्सपेरिमेंट से इस बात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने ये साबित किया कि जीवन सिर्फ पहले से मौजूद जीवन से ही आ सकता है, और ये साइंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। तो ये समझना बहुत जरूरी है, एबायोजेनेसिस का मतलब स्वतः जनन बिल्कुल नहीं है। यहां बात किसी जादू की छड़ी घुमाने की नहीं हो रही है कि अचानक से जीवन प्रकट हो गया। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बहुत लंबी धीमी केमिकल प्रक्रिया की। एक ऐसा कुदरती नुस्खा जो अरबों साल पहले हमारी युवा पृथ्वी के अनोखे हालातों में तैयार हुआ। बस यही वो साइंटिफिक थ्योरी है जिसकी हम आज जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने पहले बड़े सुराग पर, जो हमें 1950 के दशक में ले जाता है। जरा सोचिए, आप शुरुआती पृथ्वी पर खड़े हैं, चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, आसमान में बिजली कड़क रही है और हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्या ऐसे उथल-पुथल वाले माहौल में जिंदगी के लिए जरूरी बुनियादी चीजें बन सकती थीं? बस इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट में। उनका आइडिया जितना डार्क भी था, उतना ही सिंपल भी। क्यों ना हम लैब के अंदर शुरुआती पृथ्वी जैसा माहौल बनाकर देखें कि आखिर होता क्या है। तो ये जो मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट था, इसका सेटअप बहुत सिंपल लेकिन जीनियस था। उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उसमें वो सारी गैसें भर दी जो माना जाता है कि उस वक्त धरती के वायुमंडल में थीं। फिर उन्होंने एक समुद्र बनाने के लिए पानी को उबाला और बिजली कड़कने जैसा माहौल बनाने के लिए स्पार्क्स मतलब चिंगारियों का इस्तेमाल किया। असल में उन्होंने एक बोतल के अंदर एक छोटी सी शुरुआती पृथ्वी बना डाली और फिर बस इंतजार किया कि अब क्या होता है। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। सिर्फ एक हफ्ते के बाद वो पानी एक भूरे रंग के घोल में बदल गया, और जब उन्होंने उसकी जांच की तो उन्हें मिला अमीनो एसिड। ये वही अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन से ही हमारे शरीर में मांसपेशियां और एंजाइम जैसी हर चीज बनती है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने पहली बार ये दिखाया कि जिंदगी के लिए जरूरी मुश्किल मॉलिक्यूल्स साधारण बिना जान वाले केमिकल से अपने आप बन सकते हैं। तो आदिम सूप वाली थ्योरी काफी दमदार लगती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी की शुरुआत किसी गर्म तालाब में नहीं बल्कि कहीं और हुई हो? हमारा अगला सुराग हमें ले जाता है समंदर की अंधेरी, निचोड़ देने वाली गहराइयों में, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, लेकिन जो ऊर्जा से लबालब भरी हुई है। ये है एक हाइड्रोथर्मल वेंट, जिसे ब्लैक स्मोकर भी कहते हैं। ये समुद्र की सतह पर मौजूद दरारें हैं जहां से धरती के अंदर का खौलता हुआ खनिजों से भरा पानी बाहर निकलता है। ये सिर्फ गर्म पानी के फव्वारे नहीं हैं, ये तो कुदरती केमिकल रिएक्टर हैं जो लगातार ऊर्जा और कच्चा माल मुहैया कराते हैं। वो सब कुछ जो जिंदगी की मुश्किल रासायनिक क्रियाओं को चलाने के लिए जरूरी है।
अब इस थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा एक प्रक्रिया है जिसे केमियोस्मोसिस कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आइडिया बहुत सरल है। इसे एक बिजली बनाने वाले बांध की तरह समझिए। बांध एक तरफ पानी जमा करता है, जिससे एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है। फिर जब पानी टरबाइन से गुजरता है तो वो एनर्जी बिजली में बदल जाती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं भी ठीक यही काम करती हैं, लेकिन पानी की जगह वो एक झिल्ली के आर पार प्रोटॉन जमा करती हैं। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि ये गहरे समुद्र के वेंट अपने आप ही एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देते हैं। वेंट से निकलने वाला एल्कलाइन पानी और आसपास का एसिडिक समुद्री पानी, इनके बीच का केमिकल फर्क एक कुदरती बैटरी की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती जीवन को अपनी ऊर्जा बनाने के लिए कोई मुश्किल मशीन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊर्जा का स्रोत तो प्रकृति ने पहले से ही तैयार कर रखा था, बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहा था। तो अब हमारे पास दो संभावित जगहें हैं, एक गर्म तालाब या फिर एक गहरा समुद्री वेंट। लेकिन एक इससे भी बड़ी बहस चल रही है। ये बिल्कुल वैसी ही पहले मुर्गी आई या अंडा वाली समस्या है। जिंदगी के लिए पहले क्या जरूरी था, ऊर्जा बनाने की क्षमता या फिर खुद की नकल बनाने की क्षमता? इस बहस में दो मुख्य पक्ष हैं। एक है मेटाबॉलिज्म फर्स्ट स्कूल, जो कहता है कि पहले ऊर्जा बनाने वाला इंजन आया, यानी केमिकल रिएक्शंस का एक सिलसिला। और दूसरा है जेनेटिक्स फर्स्ट स्कूल, जो कहता है कि नहीं, पहले खुद की कॉपी बनाने वाला ब्लूप्रिंट आया, जैसे कि आरएनए मॉलिक्यूल। ये कुछ हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर की बहस जैसा है। जेनेटिक्स फर्स्ट को मानने वालों का तर्क काफी मजबूत है। वो ये पूछते हैं, बिना ब्लूप्रिंट के विकास कैसे हो सकता है? देखिए, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन तभी काम करता है जब गुण अगली पीढ़ी में जा सकें और उनमें बदलाव यानी म्यूटेशन हो सकें। बिना डीएनए या आरएनए जैसे सूचना वाले मॉलिक्यूल के आपके पास बस केमिकल रिएक्शंस का एक चक्र होगा, जो कभी भी ज्यादा जटिल नहीं हो सकता, वो विकसित नहीं हो सकता। तो हमने दो संभावित परिदृश्यों को देखा, एक गर्म आदिम सूप और एक ऊर्जा से भरी गहरे समुद्र की भट्ठी। हमने उस बड़ी बहस को भी समझा कि इंजन पहले आया या ब्लूप्रिंट। अब चलिए अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े एक साथ कैसे जुड़ते हैं। देखिए, आखिरकार एक जिंदा कोशिका बनने के लिए तीन बहुत जरूरी चीजों का एक साथ आना होता है। पहला, आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए, यानी जेनेटिक्स, जो सारे निर्देश संभाल कर रखे। दूसरा, आपको एक इंजन चाहिए, यानी मेटाबॉलिज्म, जो उन निर्देशों पर काम करने के लिए ऊर्जा दे। और तीसरा, आपको इन दोनों को एक साथ रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए, यानी एक झिल्ली। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए। आपके पास फैक्ट्री का नक्शा होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए और फैक्ट्री की इमारत भी होनी चाहिए। जो सिद्धांत हमने देखे, वो इसी बड़ी पहेली के अलग अलग हिस्सों को समझाने की कोशिश करते हैं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों ने इन तीनों हिस्सों पर अलग अलग काफी तरक्की की है, लेकिन इन सब को एक साथ जोड़कर एक काम करने वाली प्रोटोसेल बनाना, ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। जीवन की उत्पत्ति का रहस्य आज भी एक अनसुलझा मामला है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जीवन सही परिस्थितियों में सिर्फ केमिस्ट्री का एक कुदरती नतीजा है, तो फिर इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। ये वैज्ञानिक जांच सिर्फ धरती के अतीत को समझने के बारे में नहीं है, ये तो उन सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब खोजने के बारे में है। क्या हम अकेले हैं?